फिर वो वहां पे वो अलहदगी की मूवमेंट चलेगी। अगर आज आप उनके, मैं कल एक जगह पे बैठा था तो एक चैनल पे मैंने कहा आज आप, मैं ये नहीं कहूंगा ये हिजाब मजहबी है नहीं मजहबी है, आज अगर आप हिजाब के पीछे हैं, कल आप सिखों की पगों के पीछे जाएंगे, उनकी टर्बन्स के पीछे। ये एक पर्सनल फ्रीडम है, उन बच्चियों का उनका हक है, चाहे जो मर्जी करें वो, उनकी फ्रीडम है। अच्छा, आज मैं आज एक सुबह एक टीवी चैनल पर बैठा और मैंने इसको कंपेयर किया कि फ्रीडम के नारे बच्चियां लगा रही हैं वहां पे। अब मैं बताना चाहूंगा कि फ्रीडम के नारे इस वक्त दुनिया में कहां कहां चल रहे हैं। कनाडा में चल रहे हैं फ्रीडम के नारे, ट्रकर्स हड़ताल कर दी लेकिन वो कहते हैं फ्रीडम अगेंस्ट कोविड। दूसरे नारे आज कहां चल रहे हैं, फ्रांस के अंदर पेरिस में चल रहे हैं। तीसरे न्यूजीलैंड के अंदर फ्रीडम के नारे चल रहे हैं। इसका मैंने आगाज किया था कि ये जमहूरियत की फ्लेवर है। लोगों को घुटन महसूस हो रही है क्योंकि हमने जमहूरियत को करप्ट कर दिया है। उनको हमने ऐसे ऐसे हथकंडे इजाद कर लिए हैं जब वो अब जमहूरियत रही नहीं है, वो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम बन चुका है, वो एक डिक्टेटरशिप बनती जा रही है। अब हमारे जो सियासी लीडर हैं उनकी सोचें डिक्टेटर्स की तरह हैं, हमारे साथ सियासी लीडरों की सोचें बादशाहों की तरह हैं और लेगेसी पॉलिटिक्स है। गांधी का नाम जिसके साथ लिखा जाए या भुट्टो का नाम लिखा जाए, शरीफ खानदान का नाम लिखा जाए तो वही इलेक्शन जीतते। ये सियासत नहीं है, फ्रेंचाइज है। तो ये ओरिजिनली आज जो इंडिया के अंदर हो रहा है, जहां पे 23 करोड़ लोगों के वोट जो हैं उनको फेल कर रहे हैं, तो ये जमहूरियत की फ्लेवर है और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सख्त होंगे क्योंकि जमहूरियत ही एक वाहिद सिस्टम था जो दूसरे सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट से कुछ बेहतर था। मैं क्योंकि मैंने आपको कई दफा अर्ज किया कि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, दूसरे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स कौन कौन से हैं, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, डिक्टेटरशिप है, मानार्कीज हैं, और इनमें से आप पिक कर लें कि आपको कौन सा पसंद है। मेरे ख्याल में इन सबसे आज भी अगर सोचा जाए तो जमहूरियत ही बेहतर है। एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ रहना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, एक दूसरे के अकीदे की रिस्पेक्ट करना, इसी में हमारी निजात है। वरना 21वें सदी में, 21st सेंचुरी में अगर आज मुसलमानों को मुगलों के जुल्मों के साथ आप मिला रहे हैं तो यह ज्यादती है। मुगल जो करके गए थे इस्लाम के नाम पर, उन्होंने भी शायद यूज किया हो इस्लाम को, लेकिन उनको अब 21वीं सदी में आप रख के अगर 25 करोड़ इंडियन मुसलमानों पे जुल्म करना चाहते हैं तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। अरे तार साहब, मैं इसको बात को थोड़ा आगे लेकर चलूंगा। इंडिया के अंदर एक तबका वो ये कह रहा है कि जनाब आप ये करें कि आप पाकिस्तान को कहते हैं कि आप तो बात ही ना करें। जैसे मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को सुन रहा था, तो असदुद्दीन अवैसी साहब क्योंकि मजहबी सियासी रहनुमा है भारत के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा जी कि आप हमारे मसले में जो है वो इंटरफेयर ना करें, एक बात। और दूसरा कहा कि आपके यहाँ भी तो हिंदू जो है आप उनको कन्वर्ट करते हैं। तो तार साहब, इसमें क्या ये भारत के जो मसला होता है उसको पाकिस्तान बहुत उठाता है, जारी बात है। तो क्या ये बात, इस बात के कहने से क्या ये मसला हल हो जाएगा, या कि इसको हल करने के लिए एक इंट्रा इंडिया डायलॉग भी होना चाहिए, जिस तरह हम अक्सर इंट्रा पाकिस्तान डायलॉग की बात करते हैं कि पाकिस्तान में तमाम धड़ों को मिल के बात करनी चाहिए जहां जहां मामलात हैं। तो ये इस तरह पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि आपके वहां पे हिंदू जो है उनको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें? देखें, जाती तौर पर अगर मुझसे पूछें, उनका मसला तो इंटरनल प्रॉब्लम है इंडिया का, लेकिन जब आप वहां पे जो हर इंडियन मुसलमान है, हर बार जब बात होती है, हर चौक में उनको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। हर इंडियन मुसलमान को हर चौक में अपना इंडिया के साथ सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है कि हम अ पैट्रियाटिक इंडियन। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो इतने पाकिस्तान के दोस्त होते तो 1947 में वो पाकिस्तान आ जाते। वो तो इंडिया अपने बाई चॉइस रहे हैं। तो आज आपके पास क्या चॉइस है? 25 करोड़ लोगों को कहां धकेलना चाहते हैं आप? और उनकी जिंदगी जीवन करेंगे तो उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे? अगर तो उसमें आपको सूट करता है तो करें, मैं किस तरह आपको मना कर सकता हूं। लेकिन मेरे मुशाहिदे और मेरी हिस्ट्री की रीडिंग के हिसाब से ये गलत है। ये आज मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। कल वॉशिंगटन पोस्ट ने उसके ऊपर लिखा है, कल बीबीसी ने उसके ऊपर लिखा है, कल DW ने उसके ऊपर लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है, और आपके बारे में वो बड़ी गलत बातें लिख रहे हैं कि आप वहां पे माइनॉरिटीज के हालात आप बहुत खराब है। मैं यहां पे बिल्कुल पाकिस्तान को मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। पाकिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती होती है, ऐसी कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन क्या ख्याल है वो अब इसको जवाब हो। लेकिन एक जो इशू है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज 25 करोड़ नहीं है, और ये भी एक कोई उसका रीजन नहीं है कि अगर कम है तो उनके साथ ज्यादती होनी चाहिए, वो भी ज्यादती है। लेकिन
मेरे ख्याल में एक ज्यादती के ऊपर दूसरी ज्यादती को फोकियत देना या एक जवाज बना लेना ज्यादती करने का, ये कोई अच्छा हल नहीं है। इनके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। दरअसल थोड़ी इंटरनेशनल इशू के ऊपर बात कर लें। ये बताएं कि ये यूक्रेन के मसले के ऊपर जो है बाइडेन साहब जो है वो क्या अपने जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं उनका मैंडेट और उनका ट्रस्ट खो रहे हैं? आप किस तरह देख रहे हैं कि यूरोप एक और पॉलिसी ले रहा है यूक्रेन के मसले के ऊपर और अमेरिका कुछ और सोच रहा है? आप इसको वॉशिंगटन डीसी में बैठ के, आप क्योंकि बड़े करीबी रहे हैं पॉलिसी सर्कल हिस्सों में, व्हाइट हाउस में भी आपने बहुत देर देखा है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है, आप कैसे देखते हैं कि इसमें इस वक्त अमेरिका कहां खड़ा है अपने इत्तेहादियों को लेकर यूक्रेन के मसले पर? चीमा साहब, अमेरिका खड़ा है ही नहीं। अमेरिका बड़े अरसे का लेट चुका है, खड़ा नहीं रहा बिल्कुल। उसकी वजह यह है, अमेरिका जब से अफगानिस्तान से शिकस्त खा के निकला है और बड़े बुरे तरीके से निकला है, अमेरिकन ना सिर्फ अमेरिकन सिटीजन डीमोरलाइज्ड है, अमेरिकन आर्मी डीमोरलाइज्ड है, व्हाइट हाउस डीमोरलाइज्ड है। अब आप जरा देखें, कंपेयर करें जर्मनी के चांसलर शुल्स के साथ खड़े होकर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अगले दिन स्पीच दी और कोई ढंग का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने वो पाइपलाइन नॉर्डिक के बारे में बात की वहां पे और उन्होंने कहा हम रोकेंगे, लेकिन जर्मन चांसलर ने एक दफा भी उस पाइपलाइन को ना रिकॉग्नाइज और बाई नेम नहीं बुलाया। अब आज सुबह मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे मसला था कि एक नया डायलॉग शुरू हुआ है 4 मुल्कों के अंदर। उसका नाम रखा गया है नॉर्मंडी टॉक्स। और 4 पार्टियां कौन है? फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रशिया। लेकिन नॉर्मंडी, मैं याद कराना चाहूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहां पे अमेरिकन लोगों ने इतनी ज्यादा वहां पे लोग मरे थे, जिसके जो आज भी डी डे हम मनाया जाता है अफसोस के साथ कि नॉर्मंडी टॉक्स में अमेरिका मौजूद नहीं है। और ये एक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। लोगों ने अमेरिका को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया, उसके एलाइज ने। इस वक्त जर्मनी बिल्कुल अमेरिका की बात नहीं सुन रहा और उन्होंने कोई असला नहीं भेजा यूक्रेन में, उन्होंने सिर्फ हेलमेट भेजे और लोग आज भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अगले वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि यूरोप इज सिटिंग ऑन द साइड वॉक। वो साइड लाइन पे देख रहा है कि हमने आगे किसके साथ जाना है, रशिया है या चाइना है। अमेरिका वहां मौजूद नहीं है। अमेरिका अपनी रिस्पेक्ट खो चुका है, अपनी सुप्रीमेसी खो चुका है, अपनी फॉरेन पॉलिसी खो चुका है। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा, हकीकत बताना चाहूंगा। अगर वॉशिंगटन डीसी, शिकागो और न्यूयॉर्क और बाल्टीमोर को अपने सिटीजन नहीं, वहां पे इन लोगों को, अपने अमेरिकन सिटीजन को नहीं बचा सकता, तो यूक्रेन को किस तरह बचाएगा? मैं जिस शहर में बैठा हूं, बहुत छोटा सा शहर है, 2 मर्डर्स पर डे, और एवरेज शिकागो में हर वीकेंड के ऊपर 10-10, 15-15 मर्डर होते हैं। अपने सिटीजन्स प्रोटेक्ट नहीं किए जा सकते, तो वो यूक्रेन के बारे में क्या डिसीजन लेंगे? इस वक्त अमेरिका के, मैं समझता हूं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी रन बाई ओबामा's किड्स, ओबामा सन्स, क्योंकि सारे एडवाइजर ओबामा दौर के इस वक्त यही यहां सुना जाता है वॉशिंगटन डीसी में कि सारे शॉट्स कॉल किए जा रहे हैं ओबामा दौर से। ओबामा साहब चला रहे हैं गवर्नमेंट। अब उनकी प्रायोरिटी क्या है? मैं अगले दिन एक रिपब्लिकन सेनेटर की गुफ्तगू सुन रहा था, तो उसने कहा था कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को फॉलो करने की कोशिश कर रही। वो किस तरीके से? IRS जो है हमारा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, वो हर $600 से ज्यादा ट्रांजेक्शन को वॉच करना चाहती है। आप अंदाजा लगा लें। और IRS फेशियल रिकग्निशन हर अमेरिकन सिटीजन की करना चाहती है। प्राइवेसी की इन्वेजन हो रही है यहां पे। तो इस वक्त अगर करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनके इंटरनल इरादे कुछ और हैं, वो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस उनके रेडार पर नहीं है, माशी तौर पर वो कमजोर हो चुके हैं, फौज उनकी डीमोरलाइज हो चुकी है, डिफेंडिंग पुलिस मूवमेंट घर के अंदर चल रही है। हैरानगी वाली बात है कि सिगरेट जो है उनके खिलाफ है, लेकिन वीड को प्रमोट किया जा रहा है, मैरिजुआना को कहते हैं, उसको पिए तो आपकी दर्दें खत्म हो जाएंगी, उसको स्मोक करें। तो इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल जितने जो बाइडेन साहब ज़हीफ हो चुके हैं, जितना बुढ़ापा उन पे जारी उनके ऊपर है, उतना ही बुढ़ापा इस वक्त अमेरिका के ऊपर भी आ चुका है। अमेरिका इस वक्त मर्दे बीमार है, वो बिल्कुल सकत नहीं रखता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई सोल्यूशन दे सके। इस वक्त यूरोप अपना खुद हल ढूंढ रहा है, यूक्रेन इस वक्त बेयारो मददगार खड़ा है, रशिया धमकियां दे रहा है, चाइना के खौफ से ये कांप रहे हैं अमेरिकन। अब मैं यूक्रेन की स्टोरी बताना चाहता हूं।
इस वक्त 1,27,000 के करीब उनके फौजी बॉर्डर पे खड़े हैं। बेलारूस के साइड से उनका अटैक का प्रोग्राम है। बॉर्डर से अंदर, यूक्रेन के अंदर इस वक्त 15,000 से ज्यादा गोरिल्ला लोग जो है वो रशियन सपोर्टर उसके अंदर मौजूद हैं। ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ से अटैक करना चाहते हैं। अमेरिकन की जरा असेसमेंट बताता हूं। जनरल मिली जो अभी पिछले दिनों दुम दबा के भागे अफगानिस्तान से, उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कीव जो है वहां का कैपिटल 72 घंटे में फतह हो जाएगा और 25,000 यूक्रेनी फौजी मारे जाएंगे। ओ खुदा का नाम लो, आपकी कोई प्रेडिक्शन अफगानिस्तान में तो चली नहीं है। आप मुंह छुपाते फिर रहे हो दुनिया से और आप इस वक्त यूक्रेन की प्रेडिक्शन कर रहे हो। दो चीजें मैं इस टॉपिक को खत्म करने से पहले दो टॉपिक आपके देखने वालों को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि इस वक्त कोल्ड वॉर से स्टेप्स आगे जा चुके हैं। और क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? क्योंकि पुतिन जो है वो भी कोल्ड वॉर की पैदावार है और हमारे जो मर्दे बीमार जो बाबा जी हैं बाइडन साहब, वो भी कोल्ड वॉर की पैदावार हैं। तो वो दोनों हैं, वो दोनों फिक्शन में रह रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये 21st सेंचुरी है, ये जंगों का दौर नहीं है। तो इस वक्त और कई इस वक्त एक्सरसाइजें हो रही हैं, कई चीजें यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर कई मफरूजे जो हैं वो उड़ रहे हैं। कई कहते हैं कि हो सकता है रशिया जो है वो आईटी वार शुरू कर दे, साइबर अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है, अमेरिका इस वक्त किसी प्रोग्राम, किसी टेबल के ऊपर किसी कोई सुलह कराने में, किसी डिप्लोमेसी में बिल्कुल जो है वो उसको कोई उस पर यकीन करने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्योंकि ये अपनी सारी इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो अफगानिस्तान के मैदानों में दफन करके भागे वहां से। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। एक्चुअली ये बड़ी जारी बात है, दोनों जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स भी देखा जाए और वो भी इम्पोर्टेंट है इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत में हो रहा है, और अमेरिकन सियासत भी, क्योंकि हम जब अमेरिका में तारड़ साहब के पास बैठे हैं तो मैंने कहा ये भी आपके सामने जो है वो एक पर्सपेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो दराड़ है और जो इस वक्त नेटो अलायंस के अंदर और जो प्रिडिक्शंस हैं जो अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट से आ रही हैं, वो जारी बात है वो यूरोपियन सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तारड़ साहब का जो तज्जिया है, बीइंग द इनसाइडर ऑफ द गेम, बहुत करीबी सी चीज़ें समझते रहे हैं, तो इस तज्जिए से हमें बड़ी मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। माय प्लेजर। पाकिस्तान जिंदाबाद।